ले लेते हैं। शर्मिला साहबा, आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो उन्होंने कहा कि जो बुनियादी हुकूक जिसकी बात आप कर रही थी कि आवाम के लिए ये फैसले हुए हैं, तो वो कहते हैं बुनियादी हुकूक तो आपने बिल्कुल खत्म कर दिए हैं, और दूसरा एग्जीक्यूटिव को ठीक करने की बात किया, और दूसरा उनकी बात पे अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहें तो। नहीं जी, देखें, टू ईच अ जोन। पीटीआई हमेशा नेगेटिव सोचती आ रही है और उनका कोई खातिर खा कंट्रीब्यूशन है भी नहीं। कमेटी भी उन्होंने बाइकआउट करी जहां पर वो बैठ के इस तरमीम के ऊपर बात कर सकते थे, जहां वो बैठ के अगर इनके पास कोई बेहतर इसके ऊपर क्लॉज है वो दे सकते थे। जो कमेटीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, 2 दिन कमेटीज ने इसके ऊपर डिलिबरेट किया, लेकिन ऑपोजिशन ने बाइकआउट किया। और ये मैं समझती हूँ कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, क्योंकि ऑपोजिशन का ऐसे मामलों के ऊपर अपनी राय देना बहुत जरूरी है, ये इनकी जिम्मेदारी है। दिस इज द जॉब। इसका मतलब ये है, ये मुफ्त की तनख्वाह ले रहे हैं, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस ले रहे हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे जो इनको करना चाहिए। अगर इनको एतराज है, अगर ये समझते हैं कि ये गलत है, तो फिर इनको बैठ के कमेटी में इसके ऊपर डिलिबरेट करना चाहिए था। वहां से तो बड़ी कन्वीनियंटली बाइकआउट करके बैठ गए वो। ये तो बड़ा आसान काम है ना कि जी हमने बाइकआउट कर दी, ये सबसे आसान काम है दुनिया में। लेकिन बैठ के दलाइल के साथ कंटेस्ट करना ये बहुत मुश्किल काम है, जो इनके बस की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर आप पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स देख लें, किसी भी इशू के ऊपर इन्होंने कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया है। बहैसियत ऑपोजिशन दे आर सपोज टू बी शैडो गवर्नमेंट्स। इनको हुकूमत को आईना दिखाना चाहिए, हुकूमत की कोताहियों को सामने उजागर करना चाहिए। वो भी काम पीपल्स पार्टी करती है। 27वीं आईनी तरमीम में तो बहुत कुछ था, सूबों के इख्तियारात वापस लिए जा रहे थे, एनएससी अवार्ड के अंदर उनका शेयर कट किया जा रहा था। ये तो पीपल्स पार्टी ने रिजेक्ट किया है। ये ऑपोजिशन का काम पीपल्स पार्टी ने ट्रेजरी बेंचेस पे बैठ के किया। अगर पीपल्स पार्टी राजी हो जाती, जो कि उन्होंने कभी अपने स्टेटेड प्रिंसिपल से पीछे नहीं हटना, बिकॉज वो आवाम की जमात है और वो जानती है कि आवाम को एनएससी अवार्ड के अंदर सूबों का जो हुकूक है वो मिलना चाहिए। और इसी तरीके से जो बाकी मामलात हैं जो बराह रास्त आवाम को मुतासर करते हैं, उस पर पीपल्स पार्टी ने स्टैंड लिया। उसके बगैर तो वो पास ही नहीं हो सकता ना। 73 मेंबर्स हैं हमारे, और वो 73 मेंबर्स अगर आप निकाल दें तो वो पासिंग, जो 3 क्लॉजेस हमने अप्रूव किए थे, वही 3 क्लॉजेस के ऊपर काम हो रहा है। वही जी जी। और अगर चारों सूबे नहीं, अगर चारों सूबे उस पर मुत्तफिक होंगे तो फिर जाहिर है उसको हम लेकर आएंगे। लेकिन जो बात मैंने क्रिमिनल सुने नहीं, देखिए, एक लंबा जब आपस में नेगोशिएशन प्रोसेस होगा, आपस में डिबेट होगी और क्रेजी होगी, तो शायद हम किसी नुक्ते पे हम पहुंच जाएंगे। ये हमारे प्रोग्राम के आगाज में यही सवाल पूछा था। देखिए, आईनी तरमीम लाना पार्लियामेंट के इस्तेहकाक है, लेकिन जो आप अभी बात कर रहे हैं, यही मैंने सवाल किया था। लेकिन इस बार इस तरह नहीं हुआ। 27वीं तरमीम पे इत्तफाक है, जिसकी अभी आप बात कर रहे हैं, वही बता रहा हूँ या नहीं इत्तफाक। हाँ, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ। बड़ा अच्छा आपने मुझे पकड़ा। पहली बात तो ये है कि मैंने अर्ज ये की कि हम पिछले 15 साल से इन चीजों पर एक नुक्ते पर पहुंचे हुए थे ऑलरेडी, इसलिए उस पर लंबी डिबेट नहीं करना पड़ी। पीपल्स पार्टी भी जो अपनी सीसी में गई तो उन्होंने इन नुक्तों को फौरन एंडोर्स कर दिया। चलिए सर, इसमें आपका पॉइंट आ गया। मुझे आपसे जानना ये है कि जो इस्तिस्ना का फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने लिए वापस लिया, वैसा उन्होंने सदर के लिए इसलिए वापस लिया। जी हुज़ैफा साहब, सूबे में चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होती है, वजीर आला के पास, और मरकज में चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आजम होते हैं, उसके पास होती हैं सारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तमाम अप्रूवल्स उसके पास होती हैं। सदर एक सेरेमोनियल होता है और मुल्क का एक सरबराह तस्वुर किया जाता है। तो इसलिए होता यह है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए सदर ने ना कोई साइन करना होता, ना वो डीडीओ होता, ना फाइनेंशियल पावर यूज करता, ना प्रिंसिपल अकाउंटिंग अफसर होता, फिर भी आप उसे घसीट लेते हैं। तो जिस ओहदे की सिर्फ हैसियत ही सेरेमोनियल है, इसलिए ये तय किया गया कि उस मनसब को ना छेड़ा जाए। तो है, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। शर्मिला साहब, इसीलिए आपका टेक चाहूंगा कि वज़ीर आज़म और सदर, हम तो क्योंकि अवामी नुमाइंदे समझते हैं, यकीनी तौर पर अवाम फिर मुंतखब करती है, फिर आगे आते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब वज़ीर आज़म खुद को एहतसाब के लिए पेश कर रहे हैं, क्या सदर को नहीं पेश करना चाहिए? देखिए, अच्छी बात है। देखिए, मैंने आपसे पहले कहा ना, सदर का तो रोल ही नहीं है। इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, उनके पास कोई पावर्स नहीं है। आसिफ अली जरदारी साहब तो वो सदर हैं जिन्होंने अपने इख्तियारात खुद पार्लियामान को दिए। सदर तो वो पावरफुल था जो एक डिक्टेटर था, जनरल मुशर्रफ, जिसने सारे इख्तियार। आपकी सारी बातें मैं मुत्तफिक हूं, आपकी सारी बातों पे, लेकिन क्या ये खूबसूरत बात होती कि सदर भी पैरवी करते वज़ीर आज़म की? मैं जवाब दे दूं जी, मैं जवाब दे दूं।
जहाँ तक वजीर आजम का ताल्लुक है, अच्छी बात है कि वो कहते हैं कि जी उनको आवाम के सामने पेश होना है, अच्छी बात है, इट्स गुड। लेकिन मैं दोबारा अपनी वो बात दोहराऊंगी कि देखिए कितना मुश्किल है इस मुल्क के अंदर अपना ओहदा संभालना और ओहदे के बाद इज्जत से अपने घर जाना और फिर इज्जत की ज़िंदगी गुजारना। हमारे मुल्क में तो ये एक बहुत बड़ी नॉवल्टी है, क्योंकि आने वाला सियासी मुकदमात बना के या तो आपको अदालतों में घसीटता है या जेल में बंद कर देता है या फांसी चढ़ा देता है। ऐसे मुल्क के अंदर तो मैं समझती हूँ कि अगर इम्यूनिटी ना हो तो किसी का भी फंक्शन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक है मैम, पॉइंट आपका आ गया। अजहर सिद्दीक साहब आपसे भी फाइनल, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, 27वीं तरमीम की हम बात कर रहे हैं जिसपे आप और पूरी जो अपोजिशन है उसकी चीखें में सुनाई दे रही हैं, जिस तरह माजी में जो अब की हुकूमत है वो अपोजिशन थी, तो इस सारी सूरत हाल में 28वीं तरमीम लाने का भी इंदिया दिया गया इस पे, तो फिर आप 27वीं को तो छोड़ ही दें। अच्छा देखिए, मैं बताऊं आपको, फैसल वाडा साहब का किस सियासी जमात से ताल्लुक है? हुकूमत तो वो चला रहे हैं ना, यानी 27वीं तरमीम के बारे में प्रोग्राम देख लें, कमरान शाह के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा 27वीं तरमीम पास हो गई हुई है और पोस्ट फैक्टो अप्रूवल देनी है असेंबली ने, वही हुआ। सेनेट ने क्या किया? कोई डेलिब्रेशन नहीं, कुछ नहीं, कोई डिटेल डिस्कशन नहीं, इतनी लंबी बहस। और उन्होंने 28वीं तरमीम में उन्होंने कहा है ये बेचारे क्या करेंगे, ये तो बैठे बेचारे मुलाजमों की तरह से हम सब बैठे हुए हैं, हम बैठ के अपनी बात करें, आप क्या कर रहे हैं? यही तो सारा मसला है कि जहां पे पार्लियामेंट में आपका किरदार होना चाहिए वहां पे आप बाइकआउट कर देते हैं। ना हम इस गंद का हिस्सा क्यों बने? ये पहले अवाम में तो जाए ना, अवाम में जाके डिबेट देते, अवाम में 18वीं तरमीम। आपके बयान से आप ये समझे कि ऑपोजिशन ने हाथ खड़े कर दिए अपने? उन्होंने हाथ क्यों खड़े किए मुझे बताए ना। चले हम बैठ जाते असेंबली में बैठ जाते, क्या होना था? पास तो इन्होंने फिर भी कर लेनी थी, जैसे 26 तरमीम पास तो कर लेनी थी, लेकिन आपकी चीजें ऑन रिकॉर्ड तो आती पार्लियामेंट की कार्रवाई का हिस्सा तो बनती ना। कोई रिकॉर्ड में जरूरत नहीं है। इस बारी एक बात सुनिए कि 26वीं तरमीम में आप गंद अभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं। वो एक मीटिंग में चला गया, वो गले पड़ गई हमारे कि जनाब आप तो शामिल थे, तो ये हम पे रहना था कि आप शामिल थे 27वीं तरमीम में, हम क्यों बने इस गंद का हिस्सा? इसके लिए लड़ाई करेंगे, हम चैलेंज करेंगे, इसको याद रखिएगा, बैठेंगे नहीं हम इसको। अच्छा, आप चैलेंज कहां करेंगे? फाइनल कमेंट आपका चाहिए अजहर साहब, चैलेंज कहां करेंगे इसको? चैलेंज, हाँ बड़ी जबरदस्त बात आपने कही है। देखा नहीं जैसे बड़ी प्लानिंग के साथ 26वीं तरमीम हम फुल कोर्ट की तरफ कहते रहे, वो ये जिन अदालतों के जजेस वहां ले जाने लगे उन्होंने एडजर्न कर दी 10 नवंबर तक, और उसके बाद फिर नहीं लगाई 10 नवंबर को। साहब टाइम शॉर्ट है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि चैलेंज कहां पे करेंगे, किस फोरम पे इसको चैलेंज करेंगे आप? जो हाँ भी बनता हुआ सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट बनेगी, जो फेडरल। बिल्कुल ठीक है, यानी 27वीं तरमीम और 28वीं भी अगर आती है तो आप चैलेंज करने जा रहे हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।